Hello guys and welcome back to my channel. So if you're in class 12 exam and you have science stream and you're struggling with the physics subject but your goal is to score 100 out of 100, आप चाहते हैं कि आपके physics में full marks आए, so you should definitely join this 90 days revision with us, which is completely free. आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लीजिए। उससे जैसे ही मैं इस रिवीजन की वीडियोस को अपलोड करूंगी, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन और आप उसी वक्त जो है रिवीजन जो है वो वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग हैं अपनी रिवीजन के डे 9 पर एंड दिस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपके सैंपल पेपर से, जो कि आपका सीबीएसई ने रिलीज करा है फॉर योर 2025 बोर्ड। 2025 के सीबीएसई का सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं आज। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर रिवीजन डे 9। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है वो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसको यहाँ पर अटैच करा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट है हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर का। ऐसा ही सेम पेपर जो है वो आपका बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। जो आपको एग्जाम देना है बोर्ड का, उसके अंदर सेम इसी तरीके से है जो आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो है आपका 042। ये आपको अपनी ओएमआर शीट में फिल करना होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। बिफोर एनीथिंग लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई हैं इसके अंदर। द जनरल इंस्ट्रक्शंस आर देयर आर 33 क्वेश्चंस। पूरे 33 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पेपर के अंदर 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी एंड ई। सारे के सारे क्वेश्चंस सेक्शंस आर कंपलसरी ऑब्वियसली। सेक्शन ए के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस है, जिसके अंदर 12 एमसीक्यू एंड 4 एजर्शन रीजनिंग है। ठीक है, तो आपका 16 मार्क्स का पेपर ऐसा है जिसके अंदर एक एक नंबर के एमसीक्यू हैं, जिसमें से 12 एमसीक्यू होंगे नॉर्मल और बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे दे विल बी फ्रॉम द एजर्शन रीजनिंग पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। देन दिस इज योर सेक्शन ए। ये हो गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। सो आपके पास 5 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के, तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का सेक्शन। सेक्शन सी जो है उसके अंदर आपके पास 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। तो 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इसका मतलब ये जो है वो आपका सेक्शन है 21 मार्क्स का। सेक्शन डी जो होता है आपका, वो हमें पता है 2 केस स्टडी आती है हमारे पास। तो केस स्टडी जो होती है वो 4 मार्क्स की होती है और 2 क्वेश्चन होंगे, तो 2 into 4 is 8। एंड सेक्शन ई जो है आपका, जिसके अंदर आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। टोटल कितने क्वेश्चन है आपके पास? 3 जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो कि आपके हो गए 15 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सब बच्चों को पता चल गया होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है हमारा दैट इज द सेक्शन सी। ठीक है, जो आपके 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, पूरे 7 क्वेश्चन है आपके पास। सबसे हेवी सेक्शन जो है आपका फिजिक्स के बोर्ड का, वो सेक्शन सी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज योर सेक्शन ए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास 16 नंबर के जो है वो सीधे सीधे एमसीक्यूज है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हेवी है, फर्स्ट सेक्शन ये है, सेकंड सेक्शन ये है, थर्ड सेक्शन जो हेवी है दैट इज दिस 15 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो अगला सेक्शन आएगा वो आएगा बी सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का है। एंड फाइनली द सेक्शन डी विच इज ऑफ 8 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम प्रायोरिटी देखें तो हमें सबसे ज्यादा कैसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी चाहिए? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें जो करनी है वो करनी है अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक तो आपके 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के वैसे ही आने हैं, तो 21 नंबर का पेपर जो है वो आपके 3 3 नंबर के क्वेश्चन से बना है। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो ये ई सेक्शन है उसमें जो 5 5 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स का, वो आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं। उसके अंदर भी आपके पास क्या आते हैं? पार्ट्स आते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, ऐसे कर करके, या फिर 3 और 2 की डिवीजन है। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन ई है
उसके अंदर भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके डेफिनेटली डले होते हैं। तो अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 5 नंबर के, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के जरूर होंगे। तो 9 नंबर का ये हो गया। तो आपका 70 नंबर के पेपर में से 30 नंबर का पेपर जो है वो किससे बना है? 3 मार्क्स के क्वेश्चन से बना है, ठीक है। और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, एक आपको प्रैक्टिस करनी है ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस की, और आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ठीक है। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वही आपके कितने मार्क्स के हैं? 16 मार्क्स के हैं। तो अगर आप 16 मार्क्स का एमसीक्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, और आप 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, 46 मार्क्स जो हैं वो आपके क्या है? आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। इतना इजी है इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ बताया है कि कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है आपके पास क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है। यूज ऑफ कैलकुलेटर्स इज नॉट अलाउड। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो कैलकुलेशंस करते हैं उसकी स्पीड को मेंटेन करेंगे सब बच्चे, ठीक है। एंड फाइनली इसको लिख लेना सारे सेक्शंस को, कि पेपर जो है उसके अंदर हर सेक्शन में क्या क्या आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे अपनी जो है वो तैयारी करना, ठीक है। एंड देन यू हैव द कॉन्स्टेंट्स। आपको कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, म्यू नॉट, एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है। और देखते हैं हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है 1 पेज के आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, जैसे ये सैंपल पेपर में आए हुए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए, ठीक है। अब यहाँ पे सबको दिख रहा होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है हमारा, यस, तो यहाँ पे सबको दिख रहा है ये जो सेक्शन ए है आपके पास, ये कितने मार्क्स का है? ये है आपके पास 16 मार्क्स का, जैसे हमने बताया था। अब हम क्या करेंगे, द पैटर्न वी विल डू। अब जो आने वाले कुछ डेज हैं उसके अंदर हम लोग रिविजन में क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारे पास 5 सेक्शन हैं, तो हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन हम लोग जो है वो करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे, सेकंड सेक्शन का एक क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे हमारे पास जो है क्या होगा, हमारा जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को जो है वो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, ऐसे नहीं होगा कि हमने एक दिन एमसीक्यू करे, अगले दिन हमने सेक्शन बी करा, अगले दिन सेक्शन सी करा, फिर हमने सेक्शन ए वाला चीज को भूल गए, ठीक है, कि क्या हुआ था, इतना टाइम हो गया उसको पढ़े हुए। नहीं, हमें सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठे लेके चलना है। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको रीड करते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। एक बार इसको जल्दी से पॉज कर लो, अपनी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के बाद इसको ट्राई करो एक बार खुद से करने का। जो बच्चा मुझे डे 1 से फॉलो कर रहा है उसको पता है कि मैम का पढ़ाने का तरीका यही है कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, इसको अप्रोच करने की कोशिश करो, क्या मैं इसको कर पाता हूँ खुद से या नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा सा हमें शीशा देखने को मिलता है कि हम लोग किस लेवल पे खड़े हैं। और जितना जल्दी हमें अपनी हकीकत पता चल जाए उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतना हमारे पास ज्यादा टाइम है अपने ऊपर मेहनत करने की, ठीक है। अभी भी जो है वो ट्रेन नहीं छूटी है। अभी भी हम लोग मेहनत करके 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग हो कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज की मोटिवेशनल टॉक। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। लेट ए बी द ओरिजिन, बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो ए को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर, ये हम लोग अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं। और बी पॉइंट जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर दूर है। तो 1,0 पर जो है वो आपका बी पॉइंट है। ए जो है वो आपका 0,0 है। एंड सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। और सी जो है आपका, यहाँ पे सी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर वो पॉइंट है 1 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0,1। You have to tell the potential at the points A, B and C satisfy। तो आपको रिलेशन बताना है VA के बीच में, VB के बीच में और VC के बीच में। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट सिर्फ तभी आसान है आपके लिए क्वेश्चन जब आपको इस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।
बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार खुद से सब बच्चे ट्राई करेंगे, कोई ऐसे नहीं करेगा कि क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो ट्राई नहीं करा, नहीं। आप जरूर एक बार कोशिश करो खुद से करने की। तो अब जो इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद, जिस जिस बच्चे ने इसका आंसर बी दिया है, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। दैट इज, जो आपका पोटेंशियल है ए पॉइंट पर, वो ज्यादा है पोटेंशियल एट द बी पॉइंट से, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक पॉइंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जा रहे हैं, अगर मैं ए से बी पॉइंट पे जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही हूँ। और जब भी हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका रीजन नहीं पता तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अपने नोट्स में, दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सी पॉइंट और ए पॉइंट तो क्या है, सेम ही सी और ए पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ पे है, एक ही लाइन में है, राइट, एक ही लाइन में है इस तरीके से। तो ए और सी पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल के बीच का रिलेशन लिखना हो तो क्या होगा, जो वी ए है और जो वी सी है वो आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन वी ए और वी बी आपस में बराबर नहीं है। तो अगर वी सी इज ग्रेटर देन वी बी भी आपके ऑप्शन में होता तो ये भी बिल्कुल सही होता, क्योंकि वी ए किसके इक्वल है, वी सी के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एमसीक्यूज, ठीक है। तो हमने सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करा है। आई होप सबका जो आंसर है वो क्या आया हो, ऑप्शन बी आया हो। अगर किसी का नहीं आया था तो आई, अब मुझे लग रहा है कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सेक्शन ए का हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से इसको नोट्स में करेंगे, ठीक है। एंड पॉज कर लेंगे वीडियो को, आराम से नोट्स में साफ साफ लिखिए ताकि जब आप इसको दोबारा पढ़ें पेपर से पहले तो आपके नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू गो टू इज द सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। तो हम जा रहे हैं ये एजर्शन रीजनिंग, चलो एक क्वेश्चन हम लोग एजर्शन रीजनिंग का भी देख लेते हैं जल्दी से। तो एजर्शन रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, सबको पता है जो एजर्शन रीजनिंग है उसका ए पार्ट जो है वो होता है, अगर बोथ एजर्शन और रीजन ट्रू है सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट, पहला वाला करेक्ट है दूसरा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी इज एजर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, डी इज बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है। तो इसको करने का तरीका बताया था मैंने आपको, सबसे पहले आपको एजर्शन देखना है, एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है। अगर एजर्शन फॉल्स है तो पक्का पक्का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर ट्रू है तो क्या हो सकता है, ए बी और सी हो सकता है। फिर आपको रीजन देखना है, अगर रीजन ट्रू है या फॉल्स है। अगर रीजन फॉल्स है तो पक्का पक्का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर रीजन ट्रू है तो ए और बी में से कुछ हो सकता है। अगर ए, अगर रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगर इनकरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है अरे एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजनिंग एजर्शन को, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इस पे बहुत डिटेल्ड वीडियो जो है वो हमने बना रखी है, आपको मिल जाएगी इसी प्लेलिस्ट में, एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है इसकी, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में, वो वहां से जाके जो है एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को आराम से समझ सकता है वहां पे। बिल्कुल हमने बहुत सारे एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर उसको प्रैक्टिस करा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, on increasing the current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए,
मे नॉट नेसेसरली इंक्रीजेस वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाए। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या एजर्शन ट्रू है या ये एजर्शन फॉल्स है। तो अगर आपको अपने गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट याद होगा तो आपको पता होगा कि इस केस में जो ये एजर्शन है दैट इज कंप्लीटली ट्रू, कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से, तो जरूरी नहीं है कि उससे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो, ठीक है। अब अगर एजर्शन ट्रू है तो इसका मतलब ऑप्शन क्या क्या सही हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो कभी भी नहीं होगा। चलिए जल्दी से रीजन पे चलते हैं। रीजन इज कि जो रेजिस्टेंस होती है कॉइल की ऑफ अ गैल्वेनोमीटर दैट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स, राइट। तो क्यों जो है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि जो आपकी कॉइल की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने पर। तो ये जो रीजन है इसका, ये रीजन भी ट्रू है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी जो है वो नहीं हो सकता। एंड ये रीजन जो है वही एक्चुअली एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, इसीलिए इसका जो आंसर होने वाला है दैट विल बी ए, दैट बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। जो आपका रीजन है वही जो है एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो कि हमें एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव टू द सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो सेक्शन बी का 17th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का हम लोग देख रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। अ प्लैटिनम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, हमें क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है, डब्ल्यू नॉट दे रखा है आपको 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, दिख रहा है हमें अच्छे से, ठीक है। इट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है सोर्स की, दैट इज 1.6 इंटू 10 raised to power 15 हर्ट्ज। आपसे उसने पूछा है व्हाट विल बी द मिनिमम वेव एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे वेवलेंथ पूछी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। एंड ये वेवलेंथ हमें पता है कौन सी वेव की होगी, इट विल बी द डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसे हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव। और आपको इस डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ को बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी डी ब्रॉगली वेव की वेवलेंथ जो है वो क्या होगी। तो एक बारी जल्दी से सब बच्चे जो है इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करो, नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली कराऊंगी। ओके, सो फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसके अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड एक हमारा यूज हो रहा है द डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो क्या होगी, दैट विल बी अ डी ब्रॉगली वेव, ओके। अब जल्दी से देखते हैं डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, h/p, एंड वी नो दैट मोमेंटम इज रिटन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज 2m काइनेटिक एनर्जी, फाइन। तो अब अगर मुझे इसकी वेवलेंथ निकालनी है डी ब्रॉगली वेव की, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो मेरे पास है बट काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट मुझे ये पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने वाली है इलेक्ट्रॉन की, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय जो आपका फोटोन आ रहा है मेटल के ऊपर, जब मैं उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर देती हूँ, तो जितनी एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो देखो रेसिप्रोकल में बैठा है काइनेटिक एनर्जी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वहां पर जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। और हमें भी मिनिमम वेवलेंथ जो है वही फाइंड करनी है एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही जो है वो हमें फाइंड करनी है। जल्दी से हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। अब यहीं पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा,
क्या हौच पौच होगा, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमें एच म्यू एस निकाल लेना है साइड में। एच कितना है, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर। सब बच्चे खुद से कैलकुलेशन करेंगे, आई होप कोई ऐसे नहीं करेगा कि बस टेप कर लिख दिया जो भी आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10.56 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल, ठीक है। और जो आपको वर्क फंक्शन दिया है वो हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसको भी हम लोग जल्दी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर 9 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल्स, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना है, एच म्यू में से इसको माइनस करना है। तो 10.56 में से जब आप 9 को माइनस करोगे, क्यों माइनस कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की पावर जो है वो क्या है, सेम है। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा जूल्स में, वो आ जाएगा 1.56 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल्स। आई होप सब बच्चे यहाँ तक तो डेफिनेटली पहुंच गए हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज योर डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। इसकी वेवलेंथ निकालनी है आपको। तो ये आपका था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का, वेव की वेवलेंथ। तो हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा विल बी एच, एच टाइम्स 6.6 इंटू 10 रेज पर -34 डिवाइडेड बाय √2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे भी रखा है, बट मैं चाहती हूँ ये आपको याद हो, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31। एंड जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली है, क्या निकाली है काइनेटिक एनर्जी, 1.56। 1.56 यहीं पर थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ मैं, इंटू 10 रेज टू पावर -19, ठीक है। यहाँ से आप लैम्डा को सॉल्व करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो डेफिनेटली मुश्किल होंगी, कई बारी जो है वो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस जो है वो दे देते हैं पेपर में। जब आप नीचे इस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू 28.39 इंटू 10 रेज टू पावर -44। अंडर रूट ऑफ 28.39 इज अप्रोक्सीमेटली 5.32। एंड 10 रेज टू पावर -44 क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -22। इसका स्क्वायर रूट करेंगे एंड 10 रेज टू पावर -34। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आपके वेवलेंथ की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 1.24 इंटू 10 रेज टू पावर -12 मीटर। दिस शुड बी द मिनिमम वेवलेंथ विच इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो है आपको वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। एंड दैट इज 1.24 इंटू 10 रेज टू पावर -12 मीटर। आई होप सब बच्चों का आंसर जो है वो यही आया हो जो अभी मैंने फाइंड करके दिखाया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था खुद से, तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बारी देख लीजिए कि इसको कैसे करना है, ठीक है। समझ लीजिए, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, मेक इट अ हैबिट, एक हैबिट बना लो कि हम उन क्वेश्चंस को कम से कम 3 बारी जो है करके देखेंगे। एक बारी हमने सॉल्यूशन से देख कर करके करा, एक बारी हमने क्या करा, एक बारी हमने खुद से ट्राई करा उस क्वेश्चन को करने का, एंड एक बारी जो हमने फाइनल अटेम्प्ट दिया वो हमने इस तरीके से करा कि हम सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं। और ये जो आप थर्ड बारी इस क्वेश्चन को करोगे, ये आपको कुछ दिन के बाद करना है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज आपको फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है कि क्या मैं अभी भी उस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। बार बार रिवाइज करने का क्या फायदा होता है, हमें चीजें ज्यादा याद रहती है, हम चीजों को रिटेन कर पाते हैं, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, और मैं भी बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि बच्चे जो हैं वो क्या करें, रट्टा मारे, है ना। तो इसीलिए सिलेबस ज्यादा है, इसीलिए साथ के साथ कवर करना जो है वो सिलेबस को बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन सी।
का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 22। अब सबको पता है कैसे फॉलो करना है हमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जल्दी से इस वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को जो है वो आपको क्या करना है, एक बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। खुद से ट्राई करेंगे। The question is identify the circuit elements X and Y as shown in the given block diagram. I hope सबके लिए छोटा ना हो ये, सबको दिख रहा है इजीली, आई थिंक सो, वरना हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके। आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई करना है आपको सर्किट एलिमेंट्स को। आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, इसको आपको क्या करना है। ओके। Identify the circuit elements X and Y as shown in the figure in the given block diagram and draw the output waveforms and X and Y। ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक X है और एक Y है, और यहाँ पे हमें जो है वो क्या दिख रहा है, एक डीसी अप्लायंस दिख रहा है, ठीक है। ये आपका एसी सोर्स है, यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो क्या है, डीसी आउटपुट है, ठीक है। तो हमें पता है एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। तो जो ये पहला एलिमेंट है आपका एक्स, दैट इज योर फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एंड जो आपका सेकंड एलिमेंट है, जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर के बाद लगा होता है, दैट इज अ फिल्टर, ठीक है। क्या होता है ये फिल्टर, और ये कैसा होता है, इट इज अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर को हम लोग लगाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बाद, ठीक है। तो अब देखो, सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिल गया और सिर्फ फिल्टर लिखने का आपको हाफ मार्क्स मिल गया, ठीक है। एक नंबर जो है वो आपको इजीली जो है इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है 2 मार्क्स का, ठीक है। ओके, नहीं, हमें अभी आउटपुट भी ड्रॉ करना है ना। हमें इनपुट वेव फॉर्म भी ड्रॉ करनी है और आउटपुट वेव फॉर्म भी ड्रॉ करनी है। तो जो हमारी एक्स का आउटपुट वेव फॉर्म है, जो एक्स का आउटपुट वेव फॉर्म है वो कैसा होगा, एक्स का आउटपुट, सिर्फ आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, ज्यादा हमें कुछ नहीं ड्रॉ करना है। तो ये आपका वी आउटपुट है, ये आपका टी है, हमें पता है क्या होगा, इस तरीके से जो है हमारा आउटपुट आता है फ्रॉम अ फुल वेव रेक्टिफायर। और जब हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं, तो जो वी आउटपुट हमें कहाँ से मिल रहा है, ये तो हमें एक्स से मिल रहा है, जो वी आउटपुट हमें वाई से मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी ये फॉलो हुई, देन कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा चार्ज हो रहा है, हल्का सा, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ये जल्दी से देख लो कैसे बनता है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज। इस तरीके से जो है हमें क्या मिलती है, वाई से आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है। तो अब सबको दिख रहा होगा कि आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो कैसी आ रही है, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने के जो है वो आपके क्या है, हाफ और हाफ मार्क्स है, ठीक है। तो हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा आपको, हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा आपको। पूरे आपके 2 नंबर जो हैं वो इतने इजी, फ्री के 2 नंबर है, ठीक है, मुफ्त के 2 नंबर है जो आपको मिल रहे हैं। अगला पोर्शन जो है वो आपका 1 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट। इफ इफ द सेंटर टैपिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द डायोड D1, अगर आप सेंटर टैपिंग को डायोड D1 की तरफ शो अगर क्या करते हो, शिफ्ट कर देते हो, देन यू हैव टू ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। तो आपको गिवन सर्किट का क्या करना है, आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। तो अब हम लोग देखते हैं इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स कम है ना, यहाँ पे टर्न्स टर्न्स कम है, D1 की तरफ टर्न्स कम है। तो इस वजह से यहाँ का पोटेंशियल, जो इनपुट पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आपने सेंटर टैपिंग को D1 की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो V इनपुट जो आ रहा है D1 के पास वो कम आ रहा है, लेकिन जो V इनपुट D2 के पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि डायोड 1 में से जो V इनपुट है वो कम हो गया, उस वजह से उसके आउटपुट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो हमारा आउटपुट है D1 से वो
कम एम्पलीट्यूड का होगा, लेकिन जो आउटपुट है D2 से वो ज्यादा एम्पलीट्यूड का होगा, ठीक है। सिमिलरली D1 से जो इनपुट आउटपुट आ रहा है वो कम एम्पलीट्यूड का है, और जो D2 से आउटपुट है वो ज्यादा एम्पलीट्यूड का है। तो ये D1 से आउटपुट है, D2 से, D1 से और D2 से, ठीक है। तो ये जो है आपको ड्रॉ करना था, और यही आपका सिर्फ इतना जो आपको ये V आउटपुट ड्रॉ करना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज फॉर योर 1 मार्क्स, ठीक है। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है आपको आउटपुट ड्रॉ करके दिखाना है, तो सिंपल आउटपुट ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। कुछ भी आपको और चीज जो है इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये आउटपुट को ड्रॉ कर दिया दिमाग से, क्यों ज्यादा मार्क्स का है, ऐसा क्यों है कि ये वाले दो ग्राफ हाफ हाफ मार्क्स के हैं और ये 1 नंबर का है, क्योंकि ये हाफ हाफ जो आपकी ग्राफ्स है वो थ्योरी के अंदर से है ना। बट ये आपको ऑन द स्पॉट दिमाग लगाना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है वो कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसको पॉज करके एक बारी इसको खुद से अप्रोच करने की कोशिश करी होगी, तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को बोर्ड्स के अंदर अनसीन प्रॉब्लम्स देखने के लिए, ठीक है। आपका बोर्ड जो है वो एक प्रॉब्लम ऐसी जरूर डालता है जो 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे को 95 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे से अलग करता है, क्रीम को सेपरेट करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो अनसीन प्रॉब्लम्स होती हैं, वही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको डिफरेंट बनाएंगे 95 वाले बच्चों से। जो मेरी 90 डेज रिविजन बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जो हर तरह के क्वेश्चन जो है वो अपने पेपर से पहले करके जा रहे हैं, दे आर डेफिनेटली अ क्रीम। वो बच्चे जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 लाने के बिल्कुल कैपेबल हैं, ठीक है। Now after this we have the section D. Section D is of your case based question, ठीक है। क्या है आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बारी जल्दी से। Okay. An electron with a speed v naught which is less than very c moves in a circle of radius r naught in uniform magnetic field. तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें बता रखी हैं पूरे लॉरेंस फोर्स के बारे में, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में छोटा सा केस दे रखा है। वैसे उसको पढ़ने से ज्यादा जो है वो फायदा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी कुछ भी आंसर जो है वो नहीं मिलते हैं हमें, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का अनसीन पैराग्राफ नहीं है कि आपको आंसर उसी के अंदर मिल जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस कॉन्सेप्ट में से आपके क्वेश्चंस आगे के 4 आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फोर्थ पार्ट में आपको जो है वो क्या दे रखी है, चॉइस दे रखी है। तो यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस जो है वो बच्चों को दे रखी है। जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक नंबर के हैं, MCQs हैं। इसी तरीके से जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। इफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ डबल्ड टू 2v0, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड को v0 से 2v0 कर दोगे, तो उसके रेडियस पे क्या फर्क जो है वो पड़ने वाला है। ये जो है वो आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। तो सब बच्चे पॉज करके एक बारी जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं करा, ठीक है। बहुत गलत चीज हो जाएगी वो जो सब ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी को डबल करने से जो आपका रेडियस है उस पे क्या फर्क पड़ेगा, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है दैट इज गिवन बाय mv/bq। तो अगर कोई रेडियस को डबल, वेलोसिटी को डबल कर रहा है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, m टाइम्स 2v डिवाइडेड बाय bq। और ये जो mv/bq था वो क्या था, पुराना रेडियस था। तो जो r प्राइम है दैट इज कमिंग आउट द डबल ऑफ द फर्स्ट रेडियस। तो वेलोसिटी के डबल करने से रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने बी आंसर को सिलेक्ट करा था दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। वेरी गुड, ठीक है। आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके टिप्स पे है, ठीक है। वेरी गुड। द सेकेंड पार्ट इज, अगर आप वेलोसिटी को 2v0 कर रहे हो,
then the time period of one revolution of the electron will change to, आपको बताना है टाइम पीरियड जो है वो इलेक्ट्रॉन का कैसे चेंज होगा, ठीक है। जल्दी से सब बच्चे जो है वो क्या करेंगे, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। क्या होता है टाइम पीरियड हमारा, हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग टाइम पीरियड, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी। अब नया टाइम पीरियड जो होगा, न्यू टाइम पीरियड, दैट विल बी 2 पाई आर प्राइम डिवाइडेड बाय वी प्राइम। रेडियस भी आपका डबल हो रहा है, वेलोसिटी भी डबल हो रही है, तो क्या आपका टाइम पीरियड में कोई चेंज आया? नहीं, टाइम पीरियड तो वही आ गया जो पुराना टाइम पीरियड था। तो इसका मतलब जो नया टाइम पीरियड है, दैट इज सेम एज जो आपका टाइम पीरियड पहले था। तो टाइम पीरियड में कुछ भी चेंज ना आने की वजह से इसका आंसर जो होगा, दैट विल बी सी, तो ऑप्शन सी इज कंप्लीटली करेक्ट, ठीक है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, आपको एक्सेलरेशन दे रखी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्सेलरेशन दी है और मैग्नेटिक फील्ड दी है, ठीक है। कैसे करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा सोचो, ट्राई करो, पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन, अपने आप को सोचने के लिए 2 मिनट जरूर देना, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है।